नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। टीडब्ल्यूएम परिवार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानस। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। आ जाओ देख लेते हैं, समय हो गया है करंट अफेयर का और हम लोग देख रहे हैं क्रॉनिकल मैगजीन नवंबर माह 2025। इससे पहले हमने क्रॉनिकल मैगजीन का नेशनल, इंटरनेशनल, अर्थ की, साइंस एंड टेक, रिपोर्ट्स, योजना, यूपी स्पेशल जैसे तमाम सेगमेंट हमने कवर कर लिया है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि क्रॉनिकल मैगजीन नवंबर में क्या क्या बातें दी गई हैं, जिसमें हम लोग सितंबर माह के करंट को कवर करते हैं। आज देख लेते हैं, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से देखेंगे जहाँ से आपके आगामी एग्जाम, चाहे आप यूपी पीसीएस, आरओ प्री मेंस दे रहे हो या 26 के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हम लोग कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक हमारे सामने है वो दिया है राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल, मनरेगा के तहत जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल, जल सुरक्षा की बात की गई और कहा गया है कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण को प्राथमिकता दिया जाए। आज देख लेते हैं, कुछ बातों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 26 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल प्रारंभ की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। 26 सितंबर 2025 की बात की गई है। अंतर्गत मनरेगा में जल संरक्षण कार्य हेतु तो न्यूनतम व्यय अनिवार्य कर दिया गया है कि ये कहा गया है कि जो मनरेगा है, मनरेगा में जल संरक्षण हेतु अब न्यूनतम व्यय जरूर किया जाएगा बजट में। वार्षिक बजट कितना किया गया है तो 88,000, यहां पे आप देख रहे हैं 88,000 करोड़ रुपए 25-26 के लिए मनरेगा बजट में जल सुरक्षा हेतु सुनिश्चित हिस्सा निर्धारित किया गया है। राइट, तो ये कुछ बातों को हम लोगों ने देखा। आज देख लेते हैं बजट। अब जरा आप बात को समझना, जल संरक्षण क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। वैश्विक स्तर पे आए दिन आपने देखा होगा, ये सुना होगा कि यहाँ पे सूखा की समस्या है, जल की समस्या है, या आप नेशनल स्तर पे भी देखते हो, राष्ट्रीय स्तर पे कई ऐसे स्टेट हैं जो जल की समस्या से गुजर रहे हैं। चाहे आप केरला की बात करिए, दक्षिण भारत में कई ऐसे राज्य हैं, या फिर आप उत्तर भारत में भी आप देख सकते हैं। तो जल एक बड़ी समस्या है, जल की कमी नहीं है, लेकिन बात यहां पे ये चल रही है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, क्या वह पीने योग्य है, मीठा जल है, ताजा जल की बात की जा रही है। तो जो पीने योग्य जल है उसका भी विभिन्न प्रकार के डायमेंशनल उपयोग किया जा रहा है। ज्यादातर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में खपत हो रही है, एग्रीकल्चर में खपत किया जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास पीने योग्य जल की उपलब्धता में कमी आएगी। तो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है कि जो मनरेगा कार्यक्रम है, आपने देखा होगा मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा कानून है, एक ऐसा राइट्स है जो आपको रोजगार उपलब्ध कराता है। तो ये कहा गया कि जो मनरेगा के अंतर्गत लोग कार्य करते हैं, मनरेगा के अंतर्गत हम जल संरक्षण जो कार्यक्रम है, अभियान है, उसको हम शामिल करते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो मनरेगा में एक बड़ा वर्ग काम करता है और वो जल संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। और जल संरक्षण क्या होगा, जल संरक्षण से हमारा जो अगर ग्राउंड वाटर है तो उसका लेवल बढ़ेगा और तमाम बातें होंगी। ठीक है, तो यहां से हमने देख लिया है। तो ये 26 सितंबर 2025 को 88,000 करोड़ रुपए बजट पारित किया गया। यहां से अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कब की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है 26 सितंबर 2025 को की गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मनरेगा के तहत ये भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल मनरेगा के तहत जल संरक्षण के लिए कुल कितने बजट आवंटित किए गए। 88,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन बातों को ध्यान में रखना। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच बढ़ता वैश्विक संबंध, कहा जा रहा है ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच संबंध बढ़ रहा है, यानी एनर्जी की बात की जा रही है और एआई की बात की जा रही है। इसके बीच जो रिलेशनशिप बढ़ रहा है, वैश्विक संबंध किस तरह से बढ़ रहे हैं, यानी आप ऐसे समझो। जो वैश्विक संबंध का मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात की जा रही है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जा रही है, ग्लोबल रिलेशन की बात की जा रही है। तो यहां पे सवाल खड़ा होगा, ऊर्जा वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था का विकास चाहते हो तो आपके लिए ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। अब ऊर्जा के विकास के लिए, अब ऊर्जा के लिए आपको अपने संबंधों को मजबूत करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। तो चाहे भारत हो या फिर कोई अन्य देश हो, अब ऊर्जा के रूप में भी बदलाव आ रहा है। पहले केवल परंपरागत यानी जीवाश्म ईंधन महत्वपूर्ण था, जैसे पेट्रोलियम, कोयला,
या फिर डीजल वगैरह। अब विभिन्न रूप आ गया, सोलर एनर्जी है, पवन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विभिन्न रूप आ गए हैं। तो ऐसे में ऊर्जा जो डायमेंशनली डेवलप हो रहा है, इसके लिए तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। इसके लिए एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे आपको, आप ऊर्जा की डिपेंडेंसी के लिए। अब यहां पे कहा जा रहा है कि एआई की बात किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया जाए, जो कि अपने आप में एक क्रांति है, और ऊर्जा, ये ऐसे हैं जो कि विश्व में जो संबंध है स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज अगर दो देशों के बीच अगर द्विपक्षीय वार्ता हो रही है तो उसमें एआई, तकनीक और साथ ही एनर्जी जरूर शामिल है। आज देख लेते हैं क्या बातें हैं। 26 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच बढ़ते संबंधों को रेखांकित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की बात किया जाए तो इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, इन्होंने कहा है कि वैश्विक संबंधों को अब कहीं न कहीं ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। भारत की स्थिति पे इन्होंने बताया है कि डेटा सेंटर मांग 2024 में 1.2 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 4.5 गीगावाट, एआई आधारित केंद्र 40-50 TWH वार्षिक बिजली खपत करेंगे। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो भारत है, भारत में जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, वो डेटा का संग्रहण है। जब भी कोई एआई ऐप या टूल्स बनाए जाते हैं तो उसमें जितने भी डेटा होते हैं उनको डेटा को डाला जाता है, अभी तो एआई उसी डेटा में से सर्च करके आपका जवाब देता है। तो डेटा का युग है, डेटा की क्रांति है, डेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, ये सब डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको अभी आप जानना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी पे जाना और कह देना, चैट जीपीटी पे TWM के बारे में पूछना, टॉपर्स विथ मानस के बारे में पूछा, या केवल पूछ लेना मानस के बारे में आप बताइए, जो पढ़ाते हैं TWM पे, वो बताने लगेगा कि वो क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनका क्या चीजें हैं। तो उसके पास कैसे है, उसके पास ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पूरा का पूरा जो मैं डेटा ऑनलाइन मैं आपको पढ़ाता हूं, जो चीजें दी जा रही हैं, वो सब डेटा उनके पास पहुंच रहा है। तो डेटा का जमाना, तो यहां पे बात की जा रही है। तो ये बहुत खास नहीं है, बट आपको जानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है, क्षेत्रीय वितरण में यह कहा है कि मुंबई 41% डेटा, चेन्नई 30, एनसीआर 14 क्षमता और भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। तो अगर ऊर्जा उपभोक्ता की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा मुंबई, फिर चेन्नई, एनसीआर, फिर उसके बाद भारत। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता देश है, यानी ऊर्जा का बहुत बड़ा कंज्यूम करता है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। भारत की पॉपुलेशन के कारण यहाँ कंज्यूम भी ज्यादा है और धीरे धीरे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह तेजी से विकास की तरफ बढ़ रही है। ये भी एक बड़ा रीजन है ऊर्जा के कंज्यूम का। भारत के अद्यतन एनडीसी लक्ष्य की बात कर लेते हैं। आज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा भारत ने अपना एनडीसी लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको अपडेट किया है। इसके बारे में 23 सितंबर 2025 को भारत ने घोषणा की कि वह ब्राजील में नवंबर में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन, कहां पे होगा? ब्राजील में, आरंभ तक अपने अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान एनडीसी, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान एनडीसी प्रस्तुत करेगा। ये जो एनडीसी का मामला आता है, आपने देखा होगा पेरिस समझौता, जब हम COP21 की बात करते हैं जो कि फ्रांस में हुआ था 2015 में, उस समय से एनडीसी का कंसेप्ट आया है। और यहाँ पे इन्होंने, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर देश अपना बताता है कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड में कमी करेगा, क्या क्या ग्रीनरी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन से कदम उठा रहा है, तमाम बातों पे वो चर्चा करता है, कौन कौन सी गैस कम कर रहा है एनडीसी। तो ये प्रस्तुत करेगा भारत, ठीक है। आगे देखेंगे मुख्य तथ्य क्या है। 2022 राष्ट्रीय निर्धारित योगदान क्या है 2022 तक, यानी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी एनडीसी। 2022 में एनडीसी क्या है? एनडीसी, भारत ने 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 स्तर से 45% घटाने की बात की है। यानी भारत ने निर्धारित किया है कि 2030 क्यों है? क्योंकि आप देखते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब है? 2030 तक, इसलिए ये सब 30 तक निर्धारित है। कहा है कि भारत जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता जो है, किसकी उत्सर्जन तीव्रता? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन तीव्रता को कह रहा है कि 2005 स्तर से 45% घटाने का इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2005 के स्तर पे 45% ले जाएंगे।
ये उनका 2030 तक का लक्ष्य है। विद्युत क्षमता का 50%, दूसरा लक्ष्य भारत ने रखा है कि विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा, जो कि भारत ने कर भी लिया है। 2 अरब टन का कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 अरब टन कार्बन सिंक क्या है, बनाने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 2022 तक आपने देखा है कि जो भारत में एनडीसी लक्ष्य है, जो टारगेट है, भारत ने निश्चित किया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 2030 तक हम क्या क्या करने वाले हैं। तो भारत का कहना है कि जो भारत की जो जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता है, यानी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है, उसमें भारत 2005 के स्तर तक 45% कमी करने का पहला लक्ष्य निर्धारित किया। दूसरा, भारत कहता है कि भारत यह भी कहता है कि अपने पूरी ऊर्जा खपत का 50% वह गैर जीवाश्म से प्राप्त करेगा। इसका मतलब है कि जो नवीनतम ऊर्जा संसाधन, जैसे आप सौर ऊर्जा ले लीजिए, पवन ऊर्जा ले लीजिए, या फिर सीएनजी हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन या न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरह से चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है, जो कि गैर जीवाश्म होगा, जीवाश्म नहीं होगा। जीवाश्म क्या आता है, पेट्रोलियम, डीजल और कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है कि अगर वो 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करेगा। सिंक मतलब सोखना। कैसे सिंक होगा, ऐसे सिंक होगा जब भारत क्या करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, वनों का संरक्षण करेगा, वनों का विकास करेगा, वन प्रबंधन प्रणाली से संबंधित या तमाम इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ वैज्ञानिक विधियां भी है कार्बन को सिंक करने की, कार्बन को सोखने की। ठीक है, तो ये सब भारत ने लक्ष्य किया है। 2023 रिपोर्ट, भारत ने 2005 से 19 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी की है। 23 में कहा गया है कि भारत 5 से लेके अगर 19 तक देखा जाए तो भारत जो अपनी जीडीपी का जो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन तीव्रता है, उसमें अब तक 33% की भारत ने क्या कर दी है, कमी कर दी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। जून तक भारत की 50% विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म में स्थापित हो गई है। तो भारत की जो विद्युत क्षमता है 50% गैर जीवाश्म से प्राप्त होती है, और ये हमने अभी अपडेट देखा है कि भारत का ये रहा है आंकड़ा। ठीक है, एनडीसी 3.0 भारत जो कि प्रस्तुत करा है 2035 के लिए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य दर्शाएगा। कार्बन बाजार 2026 तक 13 प्रमुख क्षेत्रों हेतु अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्य व प्रमाण पत्र व्यापार व्यवस्था लागू करता है। राष्ट्रीय निर्धारण योगदान, एनडीसी क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। एनडीसी क्या होता है, ये पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश द्वारा प्रस्तुत, पेरिस समझौता मैंने आपसे चर्चा किया था, 2015 की बात है, COP21, प्रत्येक देश के द्वारा प्रस्तुत जलवायु लक्ष्य होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लाइमेट लक्ष्य होते हैं, टारगेट, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिकतम 2 डिग्री तक सीमित करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पर्पज रहा है एनडीसी का कि जो विश्व में लगातार तापमान बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि पहले कभी आता था कि ये वर्ष सबसे गर्म है, अब हर अगला वर्ष पिछले वर्ष से गर्म है। तो ये जो तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान के पीछे जो बड़ा रीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो उसको कैसे कम किया जाए और तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक दिया जाए, उससे कम। ठीक है, तो ये लक्ष्य है, ये टारगेट है। अच्छा, देख लेते हैं, यहां से प्रश्नों पे नजर डाल लेते हैं। तो भारत के अद्यतन एनडीसी लक्ष्य क्या है, तो यहां पे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग COP30 की बात करते हैं, ये 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन से शुरू है, अब 30 चल रहा है, तो ये कहां पे होगा, ब्राजील में होने वाला है। तो भारत कह रहा है कि जब आप ब्राजील में COP30 का सम्मेलन होगा तो उसमें हम अपना एनडीसी का एक नया लक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और उस नए लक्ष्य में भारत ने क्या कहते हैं किया गया है, उसने भारत ने कहा है कि भाई हम जो है, जो हमारी उत्सर्जन तीव्रता है उसमें हम 2005 के स्तर को निर्धारित करते हुए 45% की कटौती है 30 तक। उसके बाद भारत ये कह रहा है कि हम 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करेंगे, और साथ ही हम अपनी जितनी भी ऊर्जा की खपत करते हैं उस ऊर्जा का 50% गैर जीवाश्म से हम इस्तेमाल करेंगे। ये 30 तक भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये तमाम बातें यहां से हमने देख लिया। एनडीसी क्या होता है ये भी हमने देखा कि ये पेरिस समझौता के तहत निर्धारित किया गया था। इसमें हर राष्ट्र ये बताता है कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और हमने क्या लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, ये बताता है एनडीसी। इसके तहत यह निर्धारित किया जाता है कि जो तापमान है वो औद्योगिक स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ पाए। ठीक है, प्रदूषित नदी खंडों की स्थिति, सीपीसीबी की जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 आज देख लेते हैं। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने
अपनी द्विवार्षिक नदी स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है। यह कैसी है? तो द्विवार्षिक नदी स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करता है, 2 वर्ष पे होता है, जिसमें 2023 में स्नान हेतु अनुपयुक्त नदी स्थलों की संख्या 807 दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि 807 ऐसी नदियां हैं जो अब स्नान करने योग्य नहीं है, यानी आप उसमें नहा नहीं सकते। अगर आप उसमें नहाएंगे तो आप अपनी खूबसूरत स्किन को दावत देंगे कि इसमें क्या हो, खास खसरा हो, खुजली हो या तमाम चर्म रोग हो। तो ये कह रहा है कि 807 ऐसी नदियां दर्ज की गई हैं जिसमें अब स्नान करने योग्य नहीं है, जो कि 2022 में 815 थी, 22 में भी ये 815 थी। अब 2 वर्ष बाद ये रिपोर्ट आई। प्रमुख राज्य की बात कर लेते हैं तो यहां पे कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक ऐसी नदियां हैं, लगभग 54 ऐसी नदियां हैं जहां स्नान करने योग्य नहीं है। दूसरे नंबर पे केरल आ जाता है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर आपका मणिपुर आ जाता है, कर्नाटक आदि। ये जो स्टेट हैं, जो यहाँ की नदियां हैं, बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हैं, ये पोल्यूशन से जूझ रही हैं, यहाँ पे बीओडी की कमी है, तमाम बातें पे एक बात है। आ जाओ आगे देख लेते हैं। प्रदूषित नदी खंड क्या है? यानी पोल्यूटेड रिवर स्टेट्स, यानी PRS क्या होता है? ये ऐसे नदी क्षेत्र होती हैं, यानी प्रदूषित नदी खंड क्या होता है? ऐसे नदी क्षेत्र होते हैं जहां पे बीओडी स्तर 3 mgl पर लीटर मिलीग्राम से अधिक होता है, जिससे जल स्नान व अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। तो यहां पे प्रदूषित नदी खंड की बात करेंगे। नदी खंड का बात समझना, पूरी नदी प्रदूषित नहीं होती, आप ऐसे समझना। जैसे क्या कर सकते हो, ये नदी का बहाव है, तो ये नदी हो सकता है यहां से लेके यहां तक बहुत ज्यादा प्रदूषित हो, ठीक है? ये प्रदूषित नदी खंड होता है। जैसे गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि गंगा नदी कानपुर से इलाहाबाद के बीच में बहुत प्रदूषित है, राइट? तो वो खंड है, वो एरिया है। नदी तो बहुत बड़ी है, नदी बहुत जगह साफ मिलेगी, बहुत जगह बहुत प्रदूषित मिलेगी, बहुत गंदी मिलेगी। जैसे यमुना, दिल्ली में यमुना नदी ना इतना प्रदूषित है मत पूछिए, लेकिन अगर वहीं आप प्रयागराज के आसपास चले जाएंगे, यमुना नदी का पानी ऐसे हाथ उठाएंगे शीशे की तरह चमक रहा है, बहुत स्वच्छ पानी है, ठीक है? गंगा नदी प्रयागराज या आसपास एरिया में, कानपुर एरिया में बहुत दूषित है, लेकिन हमारे साइड में एरिया में चले जाइए और आगे चले, बहुत साफ सुथरा। तो नदी, प्रदूषित नदी खंड की बात यहाँ पे की गई है। तो लगभग 807 ऐसी नदियां सामने आई हैं कि जो कि अब स्नान करने योग्य नहीं है, जहां पे आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते या उस जल का उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम राष्ट्रों की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां देखने के लिए मिले। दूसरे नंबर पे केरल है, सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है, ठीक है? तो महाराष्ट्र फिर केरल आ जाता है। प्रदूषित नदी खंड में बीओडी का कितना मात्रा होता है? तो 3 mg प्रति लीटर बीओडी बताई गई है, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पे चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पे चर्चा करेंगे, राइट? तो 21 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के समुद्री जैव विविधता संधि को मोरक्को व सियरा लियोन द्वारा अनुमोदन के साथ 60 अनुमोदनों की सीमा प्राप्त हो गई। मोरक्को और सियरा लियोन ने अभी अनुमोदन किया है संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि को, ठीक है, प्राप्त हुई, जिससे यह जनवरी 2026 में प्रभावी होने की दिशा में अग्रसर है। अब यह जनवरी 2026 में क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। तो कम से कम 60 देशों द्वारा अनुमोदन आवश्यक था। तो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि की बात की गई, समुद्री जैव विविधता संधि, ठीक। उच्च समुद्री संधि का मतलब होता है कि देखो, जब कोई भी कंट्री होता है तो कंट्री के आसपास एक निर्धारित, चाहे 12 नॉटिकल 24 नॉटिकल, एक निश्चित एरिया तक, वो एरिया उस देश के सीमा क्षेत्र में आता है। लेकिन उसके बाद जो हाई सी लेवल है, जो हाई सी समुद्री उच्च क्षेत्र है, एरिया है, वो किसी का नहीं है, वो सबका है, सार्वजनिक होता है। वहां पे कोई पार्टिकुलर कोई एक देश नहीं होता। ऐसे जो क्षेत्र हैं जो कि जिसके उपयोग के लिए हर किसी के लिए बना है, तो उसके लिए नियम कानून है। कोई उसमें खनन काम नहीं कर सकता, कोई उसमें आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता, कोई अन्वेषण नहीं कर सकता, उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। तो भारत, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि जो समुद्री जैव विविधता उच्च संधि है, इसमें कह रहा है कि जो उच्च समुद्री क्षेत्र है वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक संधि बनाया है, उस पर कई देश हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब अभी हाल ही में मोरक्को और सियरा लियोन ने किया है, ये 26 से प्रभावी होगा। मुख्य तथ्य देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे, ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र का मतलब जो कि आपके वो समुद्र का वो एरिया जो कि उस राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, से परे समुद्री जैव विविधता
समुद्री जैव विविधता संधि, यह अनक्लोज के तहत समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु उच्च समुद्री क्षेत्र में लागू एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बाध्यकारी संधि है। वर्तमान स्थिति है कि केवल 1.44% कहा जा रहा है कि 1.44% उच्च समुद्री क्षेत्र संरक्षित है। इतना समुद्री क्षेत्र संरक्षित है तो 100% का 1.44% यानी 2% भी क्षेत्र संरक्षित नहीं है। संधि का लक्ष्य 2030 तक 30% भूमि व समुद्री क्षेत्र का संरक्षण है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्य है। भारत की भूमिका देख लेते हैं। जुलाई 2024 में भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संधि पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी गई। तो जुलाई 2024 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। EEZ से परे रणनीतिक उपस्थिति व SDG 14 के प्रति प्रतिबद्धता को अपना व्यक्त किया है। आपने देखा होगा SDG जो 14 है 14 है, वो कहता है जल में जीवन। क्या कहता है? जल में जीवन की सुरक्षा की बात करता है SDG 14। जो जल में जो जीवन है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसकी क्या किया जाए? सुरक्षा किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए। आज देख लेते हैं, प्रश्नों के बारे में नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और वहां पे स्टेटमेंट देगा। और स्टेटमेंट क्या देगा कि क्या यह संधि अभी वर्तमान में लागू हो चुकी है? तो आप कहेंगे जी नहीं, 26 से लागू होने की संभावना है इसकी। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसके 60 सदस्य देश हो चुके हैं। भारत ने भी इसे मान्यता दे दी है, इस पे हस्ताक्षर कर दिया है। तीसरी बात आप ध्यान में रखना कि यह जो संधि है वह एक बाध्यकारी संधि है। अगर आपने इस पे हस्ताक्षर किया तो इसके नियमों को मानना आपके लिए बाध्यकारी हो जाएगा। चौथी बात ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि है, यह जो राष्ट्रीय क्षेत्र के अधीन क्षेत्र नहीं आता। समुद्र का वह क्षेत्र, वो एरिया जो उच्च लेवल पे है, जो किसी राष्ट्र के अधीन नहीं आता, उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें जो जैव विविधता है, उसके संरक्षण की बात यह संधि करती है। वर्तमान में ये देखा गया है, ये कहा जा रहा है कि अभी तक 1.44% केवल एरिया समुद्र का संरक्षित है। इसको ये निर्धारित किया गया है कि 2030 तक हमें 30% एरिया को समुद्र का संरक्षित करना है, यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए। ये तमाम बातों पे हमने क्या किया, चर्चा कर लिया। ठीक है। क्लीन प्लांट कार्यक्रम भारत में रोग मुक्त फल वर्धन हेतु नवाचार है। तो क्लीन प्लांट कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में रोग मुक्त फल वर्धन हेतु नवाचार एक इनोवेशन है। रोग मुक्त फल वर्धन का क्या मतलब होता है कि जो आप साग सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, उसमें बहुत सारे कीड़े पड़े होते हैं। बहुत सारे अमरूद खराब हो जाते हैं, बहुत सारे आम खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना कि कीड़े, तो रोग मुक्त करना है, यानी उनमें कीड़े लगे ही ना, इसके लिए इनोवेशन की बात की गई, नवाचार। आज देख लेते हैं। तो क्लीन प्लांट कार्यक्रम चलाया गया 21 सितंबर 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कौन सा डेट है? 21 सितंबर 2025। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से, किसके? एडीबी एशियाई विकास बैंक के सहयोग से क्लीन प्लांट कार्यक्रम को कार्यान्वयन स्तर पर आगे बढ़ाया है, जिसमें नर्सरी प्रमाणन, इसमें क्या क्या शामिल है? नर्सरी का मतलब छोटे छोटे प्लांट आप खरीद के लाते हो मार्केट से, नर्सरी प्रमाणन, प्रशिक्षण, फल विशिष्ट निदान, प्रोटोकॉल व वित्तीय दिशा निर्देश शामिल है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। वह तकनीकी प्रगति हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इसके लिए काम करेगा। अब आ जाओ देख लेते हैं, कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पे अगर हम लोग नजर डालते हैं क्लीन प्लांट कार्यक्रम के, तो ये अच्छा सा एक प्रश्न है, बिल्कुल आपको ध्यान में रख सकते हैं आप। तो क्लीन प्लांट कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सकते हैं। पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में क्लीन प्लांट कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 21 सितंबर 2025 को। पूछा जाएगा 21 सितंबर 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस बैंक के सहयोग से क्लीन प्लांट कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आप कहोगे एडीबी के सहयोग से इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? आपसे पूछ सकता है कि क्लीन प्लांट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या क्या? प्लांट को क्लीन करना है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पौधे को, जो फल युक्त पौधे हैं, जो फल देने वाले पौधे हैं, उनको रोग मुक्त बनाना है, फलों को रोग मुक्त बनाना, ये उद्देश्य। मुक्त फल वर्धन हेतु नवाचार की बात की गई। ठीक है। अच्छा, यहां से कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी मंत्रालय तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, लेकिन नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और ICAR मिल के काम करेंगे। ठीक है,
लाभार्थी किसानों को वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री, उपभोक्ताओं को पोषण युक्त व स्वादिष्ट फल, निर्यात में वृद्धि, ये इसका क्या रहा है, लक्ष्य रहा है, उद्देश्य रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो किसान हैं जो फसल करेंगे, फलों का उत्पादन करेंगे, उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री दिया जाए। तो वायरस मुक्त हो, ऐसा ना उसमें वायरस हो, बैक्टीरिया पहले से ना, वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री दी जाए। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जब खाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उन्हें स्वादिष्ट और पोषण युक्त भोजन फल मिले, और साथ ही साथ निर्यात में वृद्धि किया जाए, क्योंकि आप निर्यात करोगे तो सड़ा माल तो विदेश में जा नहीं सकता, वहां तो जांच होती है। ठीक है, ये सारी बातें। प्रकाश प्रदूषण से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश प्रदूषण को लेकर जैव विविधता की बात कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रकाश प्रदूषण 16 सितंबर 2025 को प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार, डेट की कोई आवश्यकता नहीं है, के अनुसार रात में कृत्रिम प्रकाश पक्षियों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। तो जो कृत्रिम प्रकाश है वो क्या पक्षियों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, जिससे कई प्रजातियां सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक सक्रिय रहती हैं। मुख्य तथ्य क्या है, प्रमुख कारण क्या है? शहरीकरण, प्रकाश प्रदूषण शहरीकरण है, वाणिज्यिक गतिविधियों में अत्यधिक रोशनी है, अनियंत्रित एलईडी उपयोग है, आवासीय क्षेत्र में अनावश्यक प्रकाश है, ये तमाम बातें। अब देखो बात को, पहले तो आपको प्रकाश प्रदूषण को समझना। लाइट पोल्यूशन क्या है? प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? जैसे आपने देखा हो कि लगातार शहरीकरण का विस्तार हो रहा है और दिन रात स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं। अब जो जीव जंतु वनस्पति होती हैं, प्रकृति ने क्या किया है, नेचर ने बनाया है दिन और रात। दिन का मतलब होता है कि आपको जागना है, खाना है, पीना है, अपने दैनिक जीवन को पूरा करना है। रात का मतलब होता है कि आपको सोना है, आराम करना है, और आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनको अपने काम करने के लिए उन्हें आपको समय देना है ताकि वो अपना काम करे। आप जब आराम करते हो, रेस्ट करते हो, तो आपके शरीर के बहुत सारे पार्ट भी रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं और अपने अलग तरीके के काम करते हैं। तो ये पूरे प्रकृति पे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए लागू होता है। लाइट पोल्यूशन क्या कर रहा है कि आजकल जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पक्षी हैं, ज्यादातर पक्षी, जीव जंतु, जानवर क्या करते हैं, वो रात में सोते हैं, दिन में अपना एक्टिविटी करते हैं। अब जब वो रात में सोने जाते हैं तो वो, अब उन्हें तो पता नहीं है कि ये बिजली का बल्ब जल रहा है, ये लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, ये तो पता नहीं है उन्हें। हम आप क्या करते हैं, घरों में लाइट ऑफ कर देते हैं। अब जो जीव जंतु पक्षी हैं, उन्हें लगता है दिन ही है, वो दिन में भी दिन उन्हें लगता है और रात में भी दिन लगता है। तो वो दिन में भी नहीं रेस्ट करते, आराम करते, और रात में भी नहीं करते। इससे धीरे धीरे उनकी हेल्थ पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके व्यवहार पे प्रभाव पड़ रहा है। वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनमें समस्याएं हो रही, उनमें बदलाव आ रहा है, जिससे उनका जीवन और उनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है। तो जीव जंतु पक्षियों पे प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि लाइट जला दिया जाए तो क्या आप सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। जब आप लाइट में नहीं सो सकते तो जो जीव जंतु पशु पक्षी है कैसे सोएंगे? तो ये एक बड़ी समस्या लाइट पोल्यूशन की यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, एक बड़ा समस्या है लाइट पोल्यूशन। ये आपके मेंस में भी काम, मेंस में आता है, आपदा प्रबंधन वगैरह में, तो पोल्यूशन में आता है। ठीक है, तो पक्षियों के व्यवहार में तो अच्छा, लाइट पोल्यूशन का कारण पूछ सकता है कि लाइट पोल्यूशन शहरीकरण है, वाणिज्यिक गतिविधियों में अत्यधिक रोशनी है, जहां पे कंपनियां वगैरह हैं, अनियंत्रित एलईडी है, जल रही है तो जल रही है, कोई मतलब ना है बुझने की। ठीक है, आवासीय क्षेत्र में अनावश्यक बहुत ज्यादा लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सब कारण है। प्रभाव क्या है? प्रभाव ये बताया जा रहा है कि जो लाइट पोल्यूशन है उससे प्रवासी जो पक्षी हैं उन पे प्रभाव पड़ रहा है। जो बाहर से पक्षी आ रहे हैं उनको लगता है कि रात तो है ही नहीं, बस उड़ते चले जाओ, उड़ते चले जाओ। निशाचर जीवों व कीटों की जैविक घड़ियां बाधित हो रही हैं। निशाचर जीवों की और इनकी जो जैविक घड़ियां है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, वो बाधित हो रहा है। निशाचर का मतलब होता है राक्षस नहीं, निशाचर का मतलब होता है जो निशा मतलब रात में, जो चर मतलब चलता, रात के दौरान जो संचलन करता है, चलता है, उसे हम निशाचर कहते हैं। तो उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रभावित हो रही है, समस्या हो रही है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब आपने देखा होगा कि आपके माइंड सेट होता है। अगर आप 12 बजे सोते हो तो 6 बजे उठ जाते हो, नहीं, एक टाइम होता है, एक निश्चित टाइम पे आपका बॉडी करता है, एक निश्चित समय पे आपको भूख लगता है, एक निश्चित समय पे आपको प्यास लगती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। एक निश्चित टाइम पे आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, सोएंगे आप, आराम चाहिए, तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपको बताता रहता है। अब वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसके कारण ये बड़ी समस्या आ रही। किसके कारण? लाइट पोल्यूशन के कारण। अच्छा, आगे देख लेते हैं हम भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति की बात कर लेते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा पॉलिसी है। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखना आपको।
16 सितंबर 2025 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति जारी की। कौन मंत्रालय? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें कह रहा है कि इसका उद्देश्य है 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाए। तो 2070 तक जो शून्य उत्सर्जन, नेट शून्य का मतलब होता है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का उतना हम कंज्यूम भी कर सके, तो इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति की बात कर लेती हैं। कब? 16 सितंबर 2025 को। किस मंत्रालय? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। यूनेस्को को अस्थायी सूची में भारत के 7 प्राकृतिक विरासत शामिल किए गए हैं। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, 4 स्टार का प्रश्न है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में, स्थायी मतलब लगा देना है, भारत के 7 प्राकृतिक विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। सांस्कृतिक नहीं है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब जो नेचर ने बनाया है जिसे, ठीक है। 15 सितंबर 2025 को भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 62 से बढ़कर 69 हो गई। तो भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी प्रविष्टियां शामिल हो गई हैं? तो 69 प्रविष्टियां शामिल हो गई हैं। तो ये अस्थायी सूची में मुख्य तथ्य। महाराष्ट्र में देखते हैं कौन कौन से 7 हैं। तो महाराष्ट्र में आ जाओ, देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में पंचगनी व महाबलेश्वर के डेक्कन ट्राइब्स की बात की गई है। पंचगनी व महाबलेश्वर के डेक्कन ट्राइब्स की बात की गई है। साथ ही कोयना वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो ये पंचगनी व महाबलेश्वर के डेक्कन ट्राइब्स को इसमें यूनेस्को में शामिल करने की बात की गई है। तो पंचगनी व महाबलेश्वर के डेक्कन ट्राइब आप पढ़ते हो, उस जो कि महाबलेश्वर और पंचगनी में, और कोयना वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है, तो इसी के अंतर्गत ये पंचगनी व महाबलेश्वर डेक्कन ट्राइब आता है। कर्नाटक में देख लेते हैं, कर्नाटक में क्या है जिसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो सेंट मैरी द्वीप समूह को शामिल किया गया। 85 मिलियन वर्ष पुराने कॉलमर बेसाल्टिक शैल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध। तो ये जो सेंट मैरी द्वीप समूह है, ये कहां पे है? कर्नाटक में। इसे भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी खूबी यह है कि 85 मिलियन वर्ष पुरानी, कितना पुराना? कॉलमर बेसाल्टिक शैल संरचनाओं को आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां प्रसिद्ध है। मेघालय में देख लेते हैं, मावम लूह गुफा सहित गुफा तंत्र को शामिल किया गया। माओमल्लूह गुफा सहित गुफा तंत्र की बात करेंगे। होलोशीन युग के मेघालयन काल का एक वैश्विक संदर्भ बिंदु है, तो होलोशीन युग का है, इसको शामिल किया गया है। आज देख लेते हैं मावमलूह गुफा। नागालैंड में देखेंगे, नागा हिल्स ओफियोलाइट की बात करेंगे। ओफियोलाइट, तो नागा हिल्स ओफियोलाइट, इसे शामिल करने की बात की गई है। महासागरीय क्रस्ट का महाद्वीपीय प्लेट पर उत्थान है। प्लेट विवर्तनिक का दुर्लभ उदाहरण हमें कहां देखने के लिए मिलता है? नागालैंड में। किसका? प्लेट विवर्तनिक का दुर्लभ उदाहरण देखने के लिए मिलता है कहां पे? नागा हिल्स ओफियोलाइट में, ठीक है। आंध्र प्रदेश और केरल में एर्रामट्टी डिब्बालू, तो एर्रामट्टी डिब्बालू, तिरुमला हिल्स व वर्कला क्लिप्स जलवायु व भू आकृति इतिहास को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश और केरल, तो ये 7 रहे हैं, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहां क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की बात किया जाए तो यह यूनेस्को द्वारा संरक्षित ऐसे सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थल है जो कि वैश्विक महत्व के होते हैं। भारत में इन स्थलों की पहचान व नामांकन है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नोडल एजेंसी है। तो ये जो स्थल है इनकी पहचान करना, इन्हें यूनेस्को के लिए अप्लाई करना, ये सब कौन काम करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI करता है, राइट। ये इसकी नोडल एजेंसी है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ऑफशोर एक्वीफर्स, समुद्री मीठे जल स्रोतों की खोज की गई। क्या? ऑफशोर एक्वीफर्स, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ऑफशोर एक्वीफर्स या समुद्री मीठे जल स्रोतों की खोज की गई। ये क्या है? समुद्री मीठे जल स्रोत, यानी समुद्र में अब मीठा जल मिला है। 10 सितंबर 2025 को वैज्ञानिक ने अटलांटिक महासागर के नीचे, कहां पे बच्चा? अटलांटिक महासागर के नीचे न्यू जर्सी से मैन तक फैले विशाल ऑफशोर मीठे जल एक्वीफर की पुष्टि की है, जो कि समुद्री जल के नीचे भूमिगत जल की पहली वैश्विक ड्रिलिंग पहल है। समुद्री जल के नीचे भूमिगत जल की पहली वैश्विक ड्रिलिंग पहल।
यानी जो समुद्र है, समुद्र के नीचे जो जमीन है, जमीन के अंदर ड्रिल किया गया और उसके अंदर मीठा जल है। ठीक है, ये बात कही है। भंडारण अनुमान की बात कर लेते हैं। 2021 के अध्ययन के अनुसार महासागर के नीचे लगभग 10 लाख घन किलोमीटर मीठा जल मौजूद है। कहां पे? महासागरों के नीचे, महासागरों के नीचे मौजूद है, जो पृथ्वी के स्थलीय भूजल भंडार का 10%, यानी पृथ्वी के जो स्थलीय भूजल भंडार है, पृथ्वी के ऊपर जो भूजल भंडार है उसका 10% महासागर के नीचे जो भूजल भंडार है उसमें बात की गई, मीठा जल की बात की। यहां पे हम लोगों ने देखा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। स्थान देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। स्थान की बात करते हैं तो हम लोग अमेरिका देखेंगे, अटलांटिक कैलिफोर्निया एरिया है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ सिडनी बेसिन की बात की जा रही है। चीन में एलोसी के नीचे है। दक्षिण अफ्रीका में कंप प्रायद्वीप है। यूरोप में नॉर्थ सी या भूमध्य सागर। इन सब के नीचे क्या मिला है? इन सब के नीचे मीठा जल मिला है। ऑफशोर एक्वीफर्स असल में होता क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। समुद्र तल के नीचे स्थित छिद्र युक्त चट्टानों या तलछट में मीठे जल से संतृप्त संरचनाएं होती हैं, जो कि तटीय जल से 90 किलोमीटर तक फैली होती हैं। ये लाइन बिल्कुल आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहां से एक नई खोज है, एक नया पहल है, यहां से हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑफशोर एक्वीफर्स, समुद्री मीठे जल स्रोतों की खोज। अब सवाल खड़ा होगा, कभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑफशोर एक्वीफर्स क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको क्या जानना है? ऑफशोर एक्वीफर्स यह क्या होता है? समुद्री तल के नीचे स्थित छिद्रयुक्त चट्टानें या तलछट में मीठे जल के संतृप्त संरचनाएं होती हैं। आप ये सब हटा दीजिए, इतना नहीं। ऑफशोर एक्वीफर्स क्या होते हैं? आप बस ये याद रखना कि ऑफशोर एक्वीफर्स जो होते हैं समुद्र के अंदर, समुद्र की जो सतह होती है उसके नीचे मीठे जल के स्रोत होते हैं। मीठा जल वहां पे होता है जहां पे ये चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, बस इतना। अब खोज कहां कहां हुई है? हमने अमेरिका देखा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, वो एरिया हमने देखा, जैसे अटलांटिक, कैलिफोर्निया, पर्थ, सिडनी बेसिन, एलोसी, कंप प्रायद्वीप, नॉर्थ सी, भूमध्य सागर, ये सब बातें हमने देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा। खनिज अन्वेषण हेतु वन भूमि पर ड्रिलिंग में छूट। खनिज अन्वेषण के लिए कहा गया कि अगर खनिजों का अन्वेषण किया जा रहा है तो यह वन भूमि पर ड्रिलिंग में छूट दी गई। अगर मान लीजिए कि कोई जंगल, कोई वन भूमि है तो आप तो वनों को काट सकते नहीं, लेकिन अगर आपको ड्रिल करना है तो ये कहा गया कि खनिज अन्वेषण के लिए आप वन भूमि में भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक तरह से एक छोटा सा होल बना के बहुत नीचे तक ले जाते हैं ताकि पता चल सके कि वहां पे क्या क्या मिनरल्स हैं, ठीक है। 5 सितंबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण है तो ड्रिलिंग छूट को विस्तार करने का मंजूरी दे दिया है कि भाई आप कर सकते हैं। सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों सरकार ने किया? ऐसा इसलिए कि बहुत सारे जो दुर्लभ खनिज होते हैं, जैसे जो आपके लैपटॉप में इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, बहुत दुर्लभ जो होते हैं ना, जिनसे आप सोलर पैनल बना सकते हो या इलेक्ट्रिक बाइक मोटर गाड़ी बना सकते हो, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, इस तरह से जो दुर्लभ खनिज होते हैं उसकी खोज को भारत सरकार बढ़ाना चाहता है। जैसा कि हमने आपको बताया था बजट में, दुर्लभ खनिजों को लेकर भारत सरकार बहुत ही सक्रिय हुआ है। बोर होल सीमा क्या होती है, यानी जो ड्रिलिंग है उसकी सीमा क्या होती है, कितना बड़ा आप होल कर सकते हैं? 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 6 इंच व्यास के, 6 इंच व्यास, ये जो व्यास होना चाहिए कितना होना चाहिए? 6 इंच। तो 62 से 80 बोरवेल की अनुमति दी गई है। पूर्व में 25 बोरवेल व 80 शॉर्ट बोरवेल। तो इसमें कहा गया है कि 10 किलोमीटर का अगर आप रेंज लेते हो तो उसमें आप 6 इंच का एक इतना बड़ा होल बनाओगे और कितने 62 से 80 बोरवेल कर सकते हो 10 किलोमीटर रेंज में, और वहां पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। प्रतिबंधित क्षेत्र क्या है? संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र जैसे प्रजनन स्थल है, जल स्रोत है, उच्च जैव विविधता क्षेत्र, सांस्कृतिक व धार्मिक वन स्थल में ड्रिलिंग निषिद्ध है। ऐसा भी नहीं है कि ड्रिलिंग हर जगह आप कर सकते हैं वन क्षेत्र में। इसमें कहा है कि जो कई संवेदन पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से अगर कोई संवेदनशील एरिया है ना, ठीक, जैसे नेशनल पार्क हैं, उनके कोर एरियाज है, संवेदनशील हैं, तो आप वहां पे ड्रिलिंग नहीं कर सकते हो। दूसरी बात कहा जा रहा है कोई प्रजनन स्थल है, जल स्रोत है कोई,
कोई जल स्रोत है, उच्च बायोडाइवर्सिटी यानी हॉट स्पॉट है, वहां पे आप नहीं कर सकते हो। सांस्कृतिक धार्मिक अगर वन स्थल है, कोई पेड़ पौधे हैं पूजे जाते हैं, वहां पे ड्रिलिंग नहीं कर सकते हो, तमाम बातें। आवश्यकता क्यों पड़ी ड्रिलिंग की? दुर्लभ पृथ्वी खनिज जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, निकिल जैसे खनिजों की खोज ऊर्जा व रक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बात चल रही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या कहता है? कहता है कि यह भारत में वन भूमि पर गतिविधियों हेतु केंद्रीय मंजूरी की आवश्यकता सुनिश्चित करता है। यह जो निर्धारण किया गया है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया गया है। 2023 में इस अधिनियम में संशोधन कर अन्वेषण ड्रिलिंग को जोड़ दिया गया। 23 में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना आज देख लेते हैं। 5 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण व उत्पादन हेतु पुनर्चक्रण क्षमता का विकास करना है। पुनर्चक्रण खनिज ये जो योजना है ये आपका 5 सितंबर 2025 को लागू हुई। योजना की अवधि क्या है? 25 से 26 से लेकर 30-31 के बीच में योजना है। टोटल यह 6 वर्षों के लिए योजना लागू की गई है, ये याद रखना। पैसा कितना है? 1500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कुछ बातें थी हम लोगों ने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शामिल किया था। महत्वपूर्ण खनिज में हम बात करेंगे, भारत ने 30 खनिजों को महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा है। महत्वपूर्ण कुल टोटल खनिजों की संख्या जो भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों में रखा है 30 है, जिसमें लिथियम है, जैसे आप लिथियम है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है आदि को शामिल किया गया। इनका प्रयोग कहां हम करते हैं? जैसे बैटरी, सौर पैनल, रक्षा उपकरण, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आदि में करते हैं। ठीक है। पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 की बात किया गया है। पर्यावरण से संबंधित ऑडिट नियम 2025, यह 4 सितंबर 2025 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 अधिसूचित किया। पर्यावरण अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु एक प्रमुख सुधार है। पर्यावरण ऑडिट क्या होता है? ऑडिट है एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें किसी परियोजना, गतिविधि या प्रक्रिया के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, सत्यापन आदि किया जाता है। तो पर्यावरण ऑडिट का मतलब ही यही होता है कि जैसे कोई सरकार के द्वारा कोई योजना है, परियोजना है, कुछ भी चीजें लाई जाती हैं तो ऑडिट किया जाता है। मतलब ये देखा जाता है, ये आकलन, विश्लेषण किया जाता है कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम चीजों को, इसी को पर्यावरण ऑडिट कहते हैं। तो एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसमें किसी परियोजना, गतिविधि या प्रक्रिया के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। कोई भी योजना, परियोजना लॉन्च की जा रही है तो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को, इसका मूल्यांकन करना ही पर्यावरण ऑडिट कहलाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा शब्द है, एक टर्मिनोलॉजी है कि पर्यावरण, अभी हाल ही में चर्चा में रहा पर्यावरण ऑडिट क्या है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पर्यावरण ऑडिट क्या होता है? तो पर्यावरण ऑडिट क्या होता है? कोई भी ऐसी योजना, परियोजना जिसके पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना ही पर्यावरण ऑडिट कहलाता है। ठीक है। तो ये हमने देखा 4 सितंबर 2025 को पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 लागू किया गया। विश्लेषण किया जाता है, यह प्रक्रिया पर्यावरणीय कानून के अनुपालन, निगरानी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता के लिए होता है। शहरी ध्वनि प्रदूषण संकट, नीति शिथिल संकट गंभीर की बात कर लेते हैं। तो यहां शहरी ध्वनि प्रदूषण संकट की बात की गई है। अब देखिए, अभी हमने लाइट पोल्यूशन की बात की थी। लाइट प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण एक खतरनाक है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी खतरनाक। शहरों में आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है, तो शहरों में जो शोरगुल है बहुत ज्यादा है, वॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण। आज देख लेते हैं साउंड पोल्यूशन। तो 2 सितंबर 2025 को शहरी भारत में ध्वनि प्रदूषण को एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में चिन्हित किया गया। ये स्वास्थ्य संकट के रूप, विशेषकर विद्यालयों, अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमेय सीमा से अधिक डेसिबल स्तर पाए गए। ये कहा जा रहा है कि जो ये साउंड पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, ये खतरनाक है। ये एक सीमा के बाद जो होता है ये हानिकारक हो जाता है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो संवेदनशील, जो ध्वनि के लिए संवेदनशील है, जैसे विद्यालय है, हॉस्पिटल है, जहां पे पीस की आवश्यकता होती है, उसके आसपास भी बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, खतरा पैदा कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है प्रमुख स्रोत जो ध्वनि प्रदूषण है उसके स्रोत क्या है? तो जैसे यातायात जाम लग रहा है, गाड़ी सारी आवाज कर रही है, रुकी पड़ी है, यातायात जाम। हॉर्न, बहुत ज्यादा हॉर्न बजाए जाते हैं। निर्माण कार्य,
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। धार्मिक राजनीतिक आयोजन, जैसे बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लाउड स्पीकर लगे हैं, बड़ी बड़ी वॉइस जो बोली जाए, लाउड स्पीकर, पटाखे, डीजल जनरेटर, ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। इसका स्वास्थ्य पे प्रभाव, उच्च रक्तचाप, अगर आप ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत हैं तो आपका बीपी बढ़ सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, नींद विकार हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद विकार समस्या हो जाएगी, श्रवण हानि होगी, आपको सुनने की जो आपकी क्षमता है वो कमी आएगी, यानी आप ऊंचा सुनने लगोगे, हृदय तनाव हो जाएगा, हृदय घात हो सकता है, हृदय तनाव हो सकता है, बच्चों और वृद्धों में मानसिक विकासात्मक बाधाएं बढ़ सकती हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण, इसलिए ज्यादा शोरगुल या साउंड में आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। पर्यावरणीय प्रभाव ध्वनि के कारण, जैसे पशु हैं, व्यवहार, प्रजनन, आवास आदि में परिवर्तन, पशुओं के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। ठीक है, कानूनी ढांचा की देख लेते हैं। कानूनी WHO के अनुसार शांत क्षेत्र में दिन में, WHO क्या कहता है कि अगर शांत क्षेत्र है तो दिन के समय शांत क्षेत्र में कितना 50 डेसिबल ध्वनियां होनी चाहिए, रात में 40 डेसिबल होना चाहिए शांत क्षेत्र में। सुरक्षित सीमा क्या बताया गया है, इसने कहा है कि 2011 के अनुसार कहा संवैधानिक प्रावधान है 21 के तहत गरिमामय जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 48 से पर्यावरणीय संरक्षण का निर्देश देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो कंटेंट है उसको हमने पढ़ा समझा। आज देख लेते हैं, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि चीजें आपको क्या हो, बेहतर तरीके से याद हो जाएं। एक बार हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं इसको। राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल मनरेगा के तहत जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। 26 सितंबर 2025 को निर्धारित किया गया है और राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है और कहा गया है कि अब राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल अब जो है मनरेगा के तहत कार्य करेगा। इसके लिए उन्होंने 88,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच बढ़ता वैश्विक संबंध। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहती है कि वर्तमान में ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर एक देश दूसरे देश के करीब आ रहे हैं और इस को लेकर जो संबंध है वो मधुर हो रहे हैं, इसके बीच रिलेशन बन रहा है। आगे देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं ऊर्जा खपत में तो मुंबई सबसे ज्यादा, चेन्नई, उसके बाद अगर वैश्विक स्तर की बात किया जाए तो भारत तीसरा स्थान रखता है ऊर्जा खपत के मामले में। भारत के अद्यतन NDC लक्ष्य की बात करते हैं तो COP30 सम्मेलन ब्राजील में संपन्न होने वाला है। इससे पहले भारत अपना राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी NDC लक्ष्य को प्रस्तुत किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2030 तक भारत 2005 के स्तर से 45% अपनी उत्सर्जन क्षमता को घटा देगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म से भारत हासिल करेगा। इसके अलावा 2 अरब टन कार्बन सिंक को कम करने का भी भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है। आज देख लेते हैं, ये रिपोर्ट में देखा गया है कि भारत 2005 से 19 के बीच में उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी भी किया है। भारत की 50% विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन से भारत अब तक हासिल कर चुका है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय निर्धारण योगदान NDC होता क्या है। पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश द्वारा एक प्रस्तुत जलवायु लक्ष्य होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि आप वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना निर्धारित है। दूषित नदी खंडों की स्थिति CPCB की जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने द्विवार्षिक नदी स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया है और कहा है कि वर्तमान में 807 ऐसी नदियां हैं जो कि स्नान करने योग्य नहीं है और ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, केरल, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में पाई जाती हैं। दूषित नदी खंड का जो BOD स्तर होता है 3 mg/लीटर होता है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि 21 सितंबर 2025 को मोरक्को व सिएरा लियोन के द्वारा इस पर स्वीकार किया गया है। जनवरी 2026 से इसे प्रभावी होने की संभावना है। यहाँ पे मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जो समुद्री जैव विविधता संधि है, अनक्लॉज के तहत ये आता है और एक बाध्यकारी संधि है। वर्तमान में देखा जाए तो 1.44 उच्च समुद्री क्षेत्र संरक्षित है और संधि का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र को संरक्षित किया जाए। भारत की भूमिका देखेंगे तो जुलाई 2024 में भारत इसका सदस्य बन गया है। यह SDG 14 के अंतर्गत शामिल है। क्लीन प्लांट कार्यक्रम, भारत में रोग मुक्त फलवर्धन हेतु नवाचार की बात करेंगे कि क्लीन प्लांट कार्यक्रम 21 सितंबर 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ADB के सहयोग से शुरू किया गया है। इसके तहत नर्सरी प्रमाणन, प्रशिक्षण, फसल विशिष्ट निदान प्रोटोकॉल आदि दिए जाते हैं। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और ICAR है।
लाभार्थी जो होंगे वो किसानों को वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री दी जाती है। तमाम बातें हैं। प्रकाश प्रदूषण से जैव विविधता का पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कृत्रिम प्रकाश पक्षियों के व्यवहार को तेजी से बदल रहा है। प्रकाश प्रदूषण के कारण है शहरीकरण, वाणिज्यिक गतिविधियों में अत्यधिक रोशनी, अनियंत्रित एलईडी उपयोग या आवासीय क्षेत्र में अनावश्यक प्रकाश है। इसका प्रभाव है कि प्रवासी पक्षी, निशाचर जीवों के कीटों की जैव घड़ियां बाधित हो रही हैं। पौधों की प्रकाश संश्लेषण व पुष्पन चक्र भी प्रभावित हो रहा है। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 16 सितंबर 2025 को लॉन्च की गई। उद्देश्य है 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाए। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 7 प्राकृतिक विरासत स्थल शामिल हैं। वर्तमान में भारत के कुल 69 प्राकृतिक विरासत स्थल अस्थायी रूप से शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पंचगनी व महाबलेश्वर डेक्कन ट्रैप शामिल है। वहीं पे कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप समूह, मेघालय में माउमलूह गुफा शहीद गुफा तंत्र, और नागालैंड में नागा हिल्स ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश व केरल में एल्लामट्टी डिब्बालू शामिल है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए जो ये नोडल एजेंसी है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। ऑफशोर एक्वीफर्स समुद्री मीठे जल स्रोतों की खोज अटलांटिक महासागर के नीचे की गई है। समुद्री जल के नीचे भूमिगत जल की पहली वैश्विक ड्रिलिंग पहल की गई है। भंडारण अनुमान यह है कि जो जितना ताजा जल है, यानी जितना भी पृथ्वी पे जल है, उसका 10 लाख घन किलोमीटर मीठा जल यानी पृथ्वी के अंदर यानी 10% मौजूद है। स्थान है अमेरिका में अटलांटिक, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, सिडनी, बेसिन, चीन, एलोशिन, दक्षिण अफ्रीका। ये तमाम बातें हो गई हैं। ऑफशोर एक्वीफर्स क्या होता है, तो हमने देखा कि समुद्री तल के नीचे स्थित छिद्रयुक्त चट्टानों या तलछट में मीठे जल में संतृप्त संरचनाएं होती हैं, जो कि तटीय जल से 90 किलोमीटर तक फैली होती हैं। खनिज अन्वेषण हेतु वन भूमि पर ड्रिलिंग में छूट दे दी है। 5 सितंबर 2025 को सरकार ने कहा कि आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। बरहोल सीमा निर्धारित की है कि यानी 10 किलोमीटर में 6 इंच व्यास का आप 62 से 80 ही होल कर सकते हो। साथ ही ये कहा है कि अगर कोई संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे प्रजनन स्थल है, जल स्रोत है, उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है, सांस्कृतिक धार्मिक, तो वहां आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते हो। इसके लिए कारण बताया जाता है कि ड्रिलिंग के लिए छूट इसलिए दी गई है ताकि जो लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो हमारे लिए उपयोगी हो सके। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऐसा किया गया है। महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना 5 सितंबर 2025 को मंजूरी दी गई है। 1500 करोड़ बजट से है 2025-26 से लेकर 30-31 यानी 6 वर्षों के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य है 30 महत्वपूर्ण खनिज भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, टाइटेनियम, वेनाडियम आदि इस तरह से चीजें हैं। तो ये हमने देख लिया। पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 4 सितंबर 2025 को मंजूरी दी गई। पर्यावरण ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो योजनाएं, परियोजनाएं, गतिविधियां हैं वो पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन उस पर किया जाता है, सत्यापन आदि। शहरी ध्वनि प्रदूषण संकट नीति शिथिल संकट गंभीर है। शहरी ध्वनि प्रदूषण एक बहुत ही खराब है। 2 सितंबर 2025 का कहा गया कि इसका स्वास्थ्य पे, सार्वजनिक स्वास्थ्य पे गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ध्वनि के कारण बताया जा रहा है यातायात जाम, हॉर्न, निर्माण कार्य, धार्मिक राजनीतिक आयोजन, लाउड स्पीकर, पटाखे, डीजल है। स्वास्थ्य पे प्रभाव उच्च रक्तचाप, नींद विकार, श्रवण हानि, हृदय तनाव, बच्चों व वृद्धों में मानसिक विकार, विकासात्मक बाधाएं, पर्यावरणीय प्रभाव में जैसे पशु के व्यवहार में बदलाव। कानूनी ढांचा ये बताता है कि कम से कम WHO कहता है कि शांत क्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल सीमा निर्धारित किया गया है। राइट, तो ये हमने देखा आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा में आपको जीवन चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो ये आपके राइट्स का उल्लंघन है। तो एक तरह से हम लोगों ने इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला जो सेगमेंट है, पार्ट है, उसको हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करो अपने लाइफ को और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और पढ़ाई को अब आप कंटिन्यू करें, रेगुलर करें और लगातार पढ़ें। अगर आपको सफल होना है तो हर दिन आपका बेहतर होना चाहिए, ऑप्टिमम। मैं अक्सर कहता हूं कि हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला व्यक्ति एक दिन अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आप अंतिम समय में अंतिम दिन निर्धारित मत करिए, बल्कि आज से ही अपने दिन की शुरुआत करें। हर दिन अपने लक्ष्य को तय करें, उसे अचीव करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, जब एग्जाम करीब आ जाता है तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए आज अगर आप मेहनत करेंगे तो एग्जाम ही करीब नहीं आएगा, बल्कि आपकी सफलता करीब आएगी। तो एग्जाम करीब के बजाय आप सफलता को करीब लाए। ठीक है, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।